गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए तो आज अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये ऑलरेडी अपन देख चुके थे। आज अपन देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कुछ टाइप्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं। सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सबको एक बार अपन डिटेल में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा टाइप है जहाँ पर एक यूज़र एक समय पर एक ही टास्क कर सकता है। A single user can perform a single task at a time, so that type of operating system is called as सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर आप लोगों को इसका अगर एग्जांपल देखना हो तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ व्हाट इट इज़ डॉस। अपन ने देखा होगा एक ब्लैक कलर की स्क्रीन अपने कंप्यूटर पे आती है, कमांड प्रॉम्प्ट जिसको बोला जाता है। कमांड प्रॉम्प्ट में अगर आप वर्क करते हैं तो वो क्या होता है, एक सिंगल स्क्रीन होती है। उस सिंगल स्क्रीन पे एक समय पे एक पर्सन लॉगिन करता है। cd.dot dir.dot ऐसी कुछ कमांड्स होती हैं। इन कमांड्स का यूज़ करके वो कुछ प्रोसेसेस परफॉर्म कर सकता है, कुछ टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो ये जो टाइप है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है जहाँ पे एक समय पे एक यूज़र एक ही टास्क परफॉर्म कर सकता है। सेकेंड टाइप जो यहाँ पर बताया हुआ है वो है सिंगल यूज़र मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ तो अब नए टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स बनना चालू हुए। तो जो सेकंड टाइप था वो था सिंगल यूज़र मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या हुआ, एक पर्टिकुलर यूज़र एक समय पर एक टास्क से ज़्यादा टास्क भी कर सकता है। अभी तक क्या था, सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय पर एक ही यूज़र एक ही काम एक ही टास्क कर सकता था। बट कुछ समय बाद एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन हुआ जिसमें एक समय पर एक यूज़र एक से ज़्यादा मल्टी टास्क है ना, एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सकता था। तो वो उसमें अगर आप एग्जांपल देखें तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंडोज़ 95 ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। विंडोज़ 95 के बाद के या विंडोज़ 95 से लेकर जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स अभी तक आए हैं, विंडोज़ 95 आया है, विंडोज़ 98 आया है, विंडोज़ 2000 आया है, विंडोज़ NT आया है ना, विंडोज़ XP आया है, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 10। सो ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे होते हैं, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिसमें एक यूज़र एक समय पर एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म कर सकता है। ऑलराइट। नेक्स्ट टाइप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं इनको अपन समझने की कोशिश करते हैं। मल्टी यूज़र आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे, जिसमें एक से ज़्यादा यूज़र्स हो सकते हैं, मल्टी यूज़र्स है ना। किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करने के लिए एक से ज़्यादा यूज़र्स हों तो उसको बोलते हैं मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है। इन दिस ओएस मल्टीपल users are allowed to access the same data or information at a time। एक समय पर एक ही डेटा या इंफॉर्मेशन को एक से ज़्यादा यूज़र्स तक शेयर करना, अगर ऐसा कोई टास्क किया जाता है तो उसको क्या कह सकते हैं, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। बट ये करना है तो उसके लिए एक चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है नेटवर्क। मतलब सारे के सारे कंप्यूटर्स को नेटवर्क में जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी एक डेटा या एक इंफॉर्मेशन मल्टीपल यूज़र्स तक पहुंचाई जा सकती है। ये किन में पॉसिबल है, किन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में पॉसिबल है, तो एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडोज़ 7 और बियॉन्ड उसके बाद जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आए हैं वो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो यहाँ पर मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी दी गई है।
उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप दिया हुआ है वो है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इनके जो नाम है उनसे ही आप बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझते जाएंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिकली पता चल जाता है उनके नाम से कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग मतलब कोई प्रोग्राम, कोई एप्लीकेशन कुछ परफॉर्म करना, और मल्टी मतलब दो से ज़्यादा। तो यहाँ पर जब कभी आप लोग को एक ही प्रोसेस को दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसर्स पर, यहाँ पर प्रोसेसर का मतलब ऐसा मत सोचना कि जो इंटेल के प्रोसेसर्स और वो सब होते हैं। यहाँ पर प्रोसेसर का मतलब हो सकता है एक डिवाइस, एक कंप्यूटर, एक सिस्टम, कुछ भी है ना। तो प्रोसेसर उसको जो वर्ड है उसको उस टर्म में यूज़ किया गया है, उस सेंस में यूज़ किया गया है कि वो एक सिस्टम है, एक डिवाइस है, एक कंप्यूटर है। जब कभी एक सिंगल प्रोसेस को दो या दो से ज़्यादा सिस्टम्स पर रन करवाना हो, तो वहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं उनको कहा जाता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यहाँ पर और कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं। ऑल द प्रोसेसिंग एंड देयर मैनेजमेंट टेक्स प्लेस इन अ पैरेलल वे, हैंस दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज पैरेलल प्रोसेसिंग। यहाँ पर क्या होगा, अब भैया एक समय पर एक ही मल्टीपल प्रोसेसेस चल रही हैं, मतलब कि एक ही एक प्रोसेस है जो एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स पे चल रही है। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो भी मैनेजमेंट होगा, प्रोसेस मैनेजमेंट होगा, वो सारा का सारा पैरेलल वे में चल रहा होगा ना, क्योंकि एक ही समय पे बहुत सारे सिस्टम्स पे मैनेजमेंट चल रहा है, सब पे वो एप्लीकेशन यूज़ हो रही है। तो पैरेलली सब पे कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रही होगी ना, तो इसीलिए यहाँ पर इसको पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहा जाता है। इसके भी एग्जांपल्स वही ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज 7, सब पे आप मल्टी प्रोसेसिंग परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के समय में एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत एक कॉमन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो आजकल अपने को देखने को मिलता है। आजकल वॉशिंग मशीन्स भी स्मार्ट हो गई हैं, आजकल टीवीज़ भी स्मार्ट हो गई हैं, आजकल इवन बल्ब्स भी स्मार्ट हो गए हैं। तो सारी चीज़ें जब ये वर्ड यूज़ किया जाता है ना, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट बल्ब, स्मार्ट वॉशिंग मशीन, स्मार्ट इन्वर्टर, वॉशिंग मशीन, कुछ भी ऐसे टर्म्स आए जहाँ पर स्मार्ट वर्ड आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, वहाँ पर कुछ ना कुछ उन्होंने कुछ आप कह सकते हैं कि वहाँ पर ऐसी प्रोसेस यूज़ की है कि जहाँ पर उनको कुछ कंप्यूटराइज्ड मैनर में उसको बनाया गया होगा। तो यहाँ पर वैसे जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि अगर मैं वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लूँ, तो वॉशिंग मशीन में आज के समय में बहुत सारे वॉश प्रोग्राम्स होते हैं। अलग अलग वॉश प्रोग्राम्स अलग अलग टाइम लेते हैं, अलग अलग सबका ड्यूरेशन होता है कपड़ों को वॉश करने का। अलग डेलिकेट कपड़े हैं तो वो उनके लिए अलग वॉश प्रोग्राम होता है, ब्लैंकेट्स होते हैं तो उनके लिए वॉश प्रोग्राम अलग होता है। तो ये मशीन को कैसे पता चलता है, तो मशीन को बताने के लिए वहाँ पर भी उन डिवाइसेस में कुछ क्या लगा होता है, रोम लगे होते हैं। रोम क्या होते हैं, रोम रीड ओनली मेमोरीज, कुछ मेमोरीज होती हैं जिनका खुद का एक स्टोरेज होता है, जिसमें एक बार स्टोरेज में जो फाइल मैन्युफैक्चरर डाल देता है, जो चीज़ें उसके अंदर लोड कर देता है, वो हमेशा लोडेड रहती हैं, उसको हटाया नहीं जा सकता। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पर उनको लोड कर दिया जाता है और उनके थ्रू वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आपने बोल दिया डेलिकेट वॉश करना है, तो वो जो भी उसकी प्रोसेसिंग होगी, जो भी उसका ड्रम होगा, उसको जिस स्पीड से वर्क करवाना है वो उस स्पीड से ही वर्क करवाएगा। ब्लैंकेट्स वॉश कर रहे हैं तो उसके लिए उसको जिस स्पीड से वॉश करवाना है, आप ब्लैंकेट मोड सेलेक्ट कर देंगे तो वो फिर वॉशिंग मशीन उस मोड में वर्क करने लगेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वहाँ पर रोम के अंदर उनकी कुछ फंक्शनैलिटी लोड कर दी जाती है। तो आजकल की वॉशिंग मशीन्स में यही कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम्पल में दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ माइक्रोवेव, माइक्रोवेव ओवंस जो होते हैं वो उनकी बात की गई है यहाँ पर, एंड वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा। एम्बेडेड का मतलब होता ही है एम्बेड करना, किसी के साथ जोड़ देना किसी चीज़ को, है ना, किसी के साथ किसी चीज़ को जोड़ देना, उसको एम्बेडेड बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो बताया हुआ है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब भी ऐसा आप कह सकते हैं, यहाँ पर आप पढ़ लेते हैं एक बार, द कंप्यूटर्स वर्क इन कॉपरेशन विथ ईच अदर। यहाँ पर क्या होता है कि एक ही कंप्यूटर की मदद से बहुत सारे अलग अलग टास्क अगर परफॉर्म किए जा सकते हैं, जैसे कि एक ही प्रिंटर है और 10 लोगों को प्रिंटिंग की ज़रूरत पड़ रही है, तो नेटवर्क में उन कंप्यूटर्स को जोड़ के अगर वर्क करेंगे तो बार बार आपको उस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे आने की ज़रूरत नहीं है जिस पे प्रिंटर अटैच्ड है। आप जिस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे हैं वहाँ से ही प्रिंट देंगे तो यहाँ पर प्रिंट आउट निकल जाएगा। मतलब कि वो जो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर था जहाँ पर प्रिंटर लगा हुआ था, वो सारी जगहों पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहाँ से इन लोगों को बार बार यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए थे। आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं या कौन कौन से प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके बारे में इन्होंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है। अपन देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं।
So the first thing that is covered in this particular type is language processors. So what is language processors? We already know what language processors are. एक बार अपन देखते हैं. Language processors, what they generally do, they generally convert one type of language to other type. That is called a language processor. In computers, there are generally three types of language processors that are used. The first one is compiler, second one is interpreter, and the third one is assembler. यहाँ पर इन तीनों के बारे में इन्होंने बताया हुआ है. कंपाइलर्स क्या करते हैं? कंपाइलर्स जनरली यूज़र जो लैंग्वेज कंप्यूटर पे लिखता है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, मतलब बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. पर यहाँ पर क्या होता है, इनको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर समय नहीं लगता. ये क्या करते हैं, ये पूरे के पूरे कोड को एक बार में कन्वर्ट कर देते हैं. यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल एट वंस. यहाँ पर ये हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन कोड में कन्वर्जन कर देते हैं. पर कैसे? ऑल एट वंस. ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है. सिमिलरली अगर इंटरप्रेटर की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो कोड ट्रांसलेट होता है यहाँ पर, ये भी हाई लेवल से मशीन कोड में कन्वर्ट करता है. बट यहाँ पर ये ऐसा नहीं कह सकते कि कंपाइलर जैसा होता है कि एक बार में पूरे कोड को कन्वर्ट कर देता है. ये लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करता है. यहाँ पर पूरा का पूरा कोड कन्वर्ट नहीं होता है, पर यहाँ पर लाइन बाय लाइन कन्वर्जन होता है. और एक और तीसरा टाइप यहाँ पर बताया हुआ है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं कन्वर्ट करता, ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. चूँकि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल में कन्वर्ट करता है तो यहाँ पर इन्होंने इसका नाम इसीलिए असेंबलर दिया हुआ है, क्योंकि ये असेंबली को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है. यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने असेंबलर के कुछ टाइप्स भी बताए हैं. पहला बताया है वन पास असेंबलर, और दूसरा बताया है मल्टी पास असेंबलर. जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये एक बहुत, वैसे तो जो असेंबलर है वो काफ़ी वास्ट टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर. पर इन्होंने चूँकि यहाँ पर दिया हुआ है तो थोड़ा सा इसको समझते हैं. वन पास असेंबलर जो होता है वो क्या करता है, एक ही बार किसी कोड को पास करता है और फाइनल जो एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट होना होता है वो उस ऑब्जेक्ट कोड को जनरेट कर देता है. और मल्टी पास असेंबलर में क्या होता होगा, मल्टी पास असेंबलर में मल्टीपल पासेस होते होंगे. जो आपका सोर्स कोड है जो यूज़र ने बनाया, जो हाई लेवल लैंग्वेज है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को मल्टीपल टाइम्स पास होती होगी, और मल्टीपल टाइम्स पास होने के बाद वो एक ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होती होगी. तो यहाँ पर जो वन पास असेंबलर है उसके बारे में देखो, इन्होंने लिखा हुआ है वन पास असेंबलर इज़ व्हाट, इट गोज थ्रू द सोर्स कोड वंस. ये पूरे सोर्स कोड को एक बार ही पढ़ती है बस. फिर आगे इन्होंने लिखा हुआ है एनी सिंबल विच यूज्ड बिफोर इट इज़ डिफाइंड विल रिक्वायर एराटा एट द एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट. यहाँ पर पहले इतने को समझते हैं. अगर कोई ऐसा सिंबल यूज़ कर लिया जाता है जो कि पहले कभी डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है, थोड़ा सा समझना. कोई अगर ऐसा सिंबल है जो कि यूज़ कर लिया है ऑब्जेक्ट कोड में और उसको पहले कभी डिफाइन नहीं किया गया है, तो वहाँ पर क्या होगा, एक एराटा जनरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी. एराटा क्या होता है? एराटा एक वर्ड है, आप कह सकते हो ये एक लैटिन वर्ड है जो कि मीनिंग इसका ये होता है कि करेक्शन ऑफ द टेक्स्ट, करेक्शन ऑफ द कोड दैट हैज़ बीन ऑलरेडी जनरेटेड. कोई चीज़ जब बन जाती है, कोई चीज़ जब जनरेट हो जाती है, तो उसके बाद अगर कुछ करेक्शंस होते हैं तो उनको एराटा नाम से एक पेज पर लिख दिया जाता है कि ये पूरा का पूरा कोड जनरेट होने के बाद ये सारे कुछ करेक्शंस थे. तो यहाँ पर अपन समझते हैं कि जब कभी कोई सिंबल यूज़ कर लिया जाता है जिसको कभी डिफाइन ही नहीं किया गया, तो उसको जब पूरा एक ऑब्जेक्ट जनरेट हो जाएगा तब एक एराटा बनाना पड़ेगा, जहाँ पर बताना पड़ेगा कि ये सिंबल्स थे जो कभी यूज़ ही नहीं हुए. उनकी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी. वो लिस्ट को क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर लिस्ट को बोलते हैं एराटा. ठीक है. अब यहाँ पर ये किसको बताना होता है, तो ये सारी चीज़ें बतानी होती है लिंकर और लोडर को. अब लिंकर और लोडर भी कुछ आप कह सकते हो कि सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड जनरेशन में मदद करते हैं असेंबलर को. तो जो लिंकर होता है वो क्या करता है,
जो आपका सोर्स कोड है, जो हाई लेवल लैंग्वेज का कोड है जो आपने बनाया, उस पर्टिकुलर कोड को, या जो असेंबली लैंग्वेज का कोड है उसको, जिसको आपने बनाया है, उस पर्टिकुलर सोर्स कोड को ये कन्वर्ट करेगा एक एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल में। ठीक है, इस एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल में कन्वर्ट करेगा। तो ये काम किसका हुआ? लिंकर का। क्या काम? कि आपने जो सोर्स कोड लिखा है उस पर्टिकुलर सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल में कन्वर्ट करना है। एग्जीक्यूटेबल मतलब जिसको एग्जीक्यूट किया जा सके, और मॉड्यूल मतलब एक छोटा सा प्रोग्राम। तो एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल में कन्वर्ट करने का काम है लिंकर का। चलिए, लिंकर का काम खत्म हो गया। अब लोडर का काम क्या है? तो लोडर क्या करता है? ये जो एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल जनरेट हुआ, जिसको लिंकर ने जनरेट किया, उस एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल को एग्जीक्यूट करना और उसको एग्जीक्यूट करके एक फाइनल ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करना। तो ये पूरी प्रोसेस होती है जहाँ पर लिंकर और लोडर जो होते हैं उन दोनों की मदद से एक ऑब्जेक्ट कोड जनरेट किया जाता है। तो ये जो एराटा है, ये एराटा किसके काम आता है? तो ये लिंकर और लोडर के काम आता है। वो आखिरी में जब पूरा कोड बन जाता है तो वहाँ पर ये वापस जाकर इट विल गो बैक एंड ओवरराइट द प्लेस होल्डर्स which had been left where the as yet undefined symbol was used। तो यहाँ पर क्या होता है, ये लिंकर और लोडर फिर जब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो जाता है, फिर वहाँ पर जाकर गो बैक और वहाँ पर उन पर्टिकुलर प्लेस होल्डर्स को ओवरराइट करते हैं। जो भी एरर्स हैं उनको सॉल्व करते हैं, उनको ओवरराइट करते हैं। जो भी अनडिफाइंड सिंबल्स हैं उनकी एरर्स को हटाते हैं। तो ये एक वन पास असेंबलर की प्रोसेस होती है। काफ़ी वास्ट टॉपिक है असेंबलर भी। इसमें जो सेकंड टॉपिक जो दिया हुआ है वो है मल्टी पास असेंबलर। नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर मल्टीपल पासेस होते होंगे। यहाँ पर क्या होता है, एक टेबल बना दिया जाता है जिसमें सारे के सारे सिंबल्स और उनकी वैल्यूज़ लिख दी जाती हैं पहले पास के बाद। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले पास के बाद अगर कुछ वैल्यूज़ पूरी लिख दी गई हैं, तो जो नेक्स्ट पासेस होंगे, अगले पासेस में फिर क्या होगा, ये जो टेबल फर्स्ट पास के बाद जनरेट हुआ, इस टेबल का ही यूज़ करके मल्टीपल पासेस जो आगे होने वाले हैं वो इस टेबल का यूज़ करके आखिरी जो ऑब्जेक्ट कोड है उसको जनरेट कर लेंगे। तो ये होती हैं दो चीज़ें असेंबलर के अंदर, जिनको वन पास असेंबलर और मल्टी पास असेंबलर कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ डिफरेंस बताया हुआ है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में कि ये दो क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखो, पहले पॉइंट लिखा हुआ है स्कैन्स द होल प्रोग्राम एट वंस। यहाँ पर इंटरप्रेटर में लिखा हुआ है इट ट्रांसलेट्स प्रोग्राम वन स्टेटमेंट एट अ टाइम। द एरर्स आर शोन एट द एंड टुगेदर। यहाँ पर कंपाइलर में क्या होता है, चूंकि ये पूरे के पूरे कोड को एक बार में रीड करता है तो एरर भी वो एट लास्ट ही जनरेट करके बताता है। ठीक है, और इंटरप्रेटर में क्या होता है, एरर्स आर शोन लाइन बाय लाइन। एक एक लाइन रीड करता है, तो हर एक लाइन रीड करने के बाद अगर कुछ एरर होती है तो वो वहीं बता देता है। जब तक आप एरर को रिजॉल्व नहीं करोगे तब तक आप अगली प्रोसेस पर नहीं आ सकते। मेन एडवांटेज ऑफ कंपाइलर्स इज़, सबसे जो मेजर एडवांटेज होता है कंपाइलर का वो होता है एग्जीक्यूशन टाइम। इसका एग्जीक्यूशन टाइम कम होता है क्योंकि ये कम समय में पूरे के पूरे कोड को रीड कर लेता है। इसका जो इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर के भी एडवांटेजेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो टाइम ज़्यादा लेता है तो उसके एडवांटेजेस नहीं है। इंटरप्रेटर के में क्या लिखा है देखते हैं। ड्यू टू इंटरप्रेटर बीइंग स्लो इन एग्जीक्यूटिंग द कोड इट इज़ प्रिफर्ड लेस। यहाँ पर चूँकि ज़्यादा समय लेता है इसलिए इसको कम प्रीफर किया जाता है। आजकल भी ज़्यादातर लैंग्वेजेस जो हैं वो कंपाइलर्स का यूज़ करती हैं, इंटरप्रेटर्स का नहीं करती। इट कन्वर्ट्स द इंस्ट्रक्शंस इनटू सिस्टमैटिक कोड। ये इंस्ट्रक्शंस को सिस्टमैटिक कोड में कन्वर्ट करता है। इट डज नॉट कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शंस इंस्टेंटली, इट डायरेक्टली वर्क्स ऑन द सोर्स लैंग्वेज। ये डायरेक्टली सिस्टमैटिक कोड में कन्वर्ट नहीं करती। यहाँ पर एक इंटरमीडिएट कोड भी जनरेट होता है। फिर उस इंटरमीडिएट कोड के जनरेट होने के बाद, उसकी एरर सॉल्व होने के बाद, फिर फाइनली सिस्टमैटिक एक फाइनल कोड होता है, फिर वो जनरेट होता है। यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि सी प्लस प्लस, सी शार्प, ये जो हैं ये कंपाइलर यूज़ करती हैं। पाइथन, रूबी, पर्ल, मैटलैब जो हैं ये यहाँ पर जो लैंग्वेजेस हैं वो इंटरप्रेटर का यूज़ करती हैं। इंटरप्रेटर्स स्लो ज़रूर होते हैं पर उनसे जो आउटपुट्स जनरेट होते हैं वो काफ़ी एक्यूरेट होते हैं। स्लो होने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा समय लेते हैं तो वो ऐसे एफिशिएंट नहीं है, ऐसा नहीं है। दे आर ऑल्सो एफिशिएंट। वो ज़्यादा समय लेते ज़रूर हैं बट वो भी बहुत अच्छा कोड जनरेट करते हैं।
तो ये उनके बीच का डिफरेंस था। तो इस पर्टिकुलर जो अपनी ये पीडीएफ थी, इसमें यहाँ पर फंक्शंस देखे अपन ने ऑपरेटिंग सिस्टम के, ऑपरेटिंग सिस्टम से कौन कौन से टाइप्स होते हैं उनको देखा, और उसके बाद यहाँ पर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें पहली कैटेगरी देखी जो थी लैंग्वेज प्रोसेसर्स, जो कि 3 टाइप के, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। इनके बारे में यहाँ पर अपन ने देखा। वन पास और मल्टी पास असेंबलर्स क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखा, और फिर इनके बीच में डिफरेंस। आज की क्लास के लिए काफ़ी है। ये जो पीडीएफ है अगर आप लोगों के पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं, आपको ये पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। ऑलराइट, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेज क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय बाय।